everyone, I am Seenu and welcome you in Seenu Geography classes। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये टॉपिक आपके लिए एसटेट में, एसएससी में, एचएसएससी में, यूपीएससी में, एचपीएससी में, रेलवे में या फिर जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं सबकी तैयारी करने में हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब एक बार कर दिया है प्लीज़ वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की शुरुआत में, मतलब जब ज्योग्राफी की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे जितने भी ज्योग्राफर्स थे सबका क्या कंसर्न था? सबका कंसर्न केवल फिजिकल एनवायरनमेंट तक था, मतलब भौतिक पर्यावरण तक था। बाद में ज्योग्राफर्स ने सोचा क्यों ना मनुष्य को भी ज्योग्राफी में ऐड किया जाए, मतलब मानव भी स्टार्टिंग से यहाँ रह रहा है तो इस वजह से उसने प्रकृति को कई तरह से, कई कारणों से इफेक्ट किया है। तो इस प्रकार से भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल को भी एक अलग ब्रांच के रूप में ज्योग्राफी में जगह मिली। तो इस प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी की रचना हुई। सबसे पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले रेड जेल कौन है? रेड जेल है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के जनक। उन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी है? उन्होंने लिखी है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब जुड़ा हुआ। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच मतलब मनुष्य और नेचर के बीच जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन है। सेकंड क्या है? एलन सी सैंपल ने क्या बोला है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने पृथ्वी को अस्थिर माना है और मानव को क्रियाशील माना है और इस प्रकार उनके संबंधों को बताया है। उसके बाद है पॉल विडाल डी ला ब्लाश। उन्होंने क्या बोला है? हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान का संकल्पना है। इसी प्रकार जो है विडाल डी ला ब्लाश और रेड जेल ने क्या है? उन दोनों को संश्लेषित ज्ञान, संश्लेषित अध्ययन बताया है। तो ये थी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है और मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण का भी और मनुष्य का जो नेचर के साथ संबंध है उन सबका अध्ययन करती है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, पेनीप्लेन है, हमारी क्लाइमेट, हमारी जलवायु है, मृदा की अवस्थाएं हैं, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं? हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पर जो सोशल और इकोनॉमिक्स मतलब सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, वो सारा हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत गरीब कंट्रीज हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको यूज़ करने की टेक्निक्स उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम जापान को देखें, जापान में क्या है? रिसोर्सेज बिल्कुल ना के बराबर हैं लेकिन उनके पास टेक्निक्स बहुत सारी हैं। उसने अपनी मैन पावर को बढ़ाकर क्या किया है? अपनी ह्यूमन रिसोर्स पैदा किए हैं। इस वजह से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, जो भूगोल का अध्ययन क्षेत्र होता है वो समाकलनात्मक होता है, अनुभाविक और व्यवहारिक होता है। समाकलनात्मक मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, सोशल साइंस को भी देख सकते हैं, मैथ को भी देख सकते हैं और इकोनॉमिक्स को भी देख सकते हैं। सेकंड क्या है? व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब जो ज्योग्राफी है वो अपना सारा कार्य एक व्यवहार में करती है। थर्ड क्या है? अनुभाविक। अनुभाविक मतलब फील करना। जैसे हवा चल रही है, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको देख तो नहीं सकते ना। तो इस प्रकार क्या है? ये मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया है। और इस
प्रकार भूगोल की जो पहुंच है वो बहुत विस्तृत है और जितनी भी घटनाएं परिघटनाएं होती हैं, मतलब जो इंसिडेंट होते हैं, उनका एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भौगोलिक ढंग से मानव भूगोल उसका अध्ययन करती है। इसके बाद भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, मतलब उन तत्वों का अध्ययन करना जिसने मनुष्य को आदि मानव के स्टेज से उठाकर टेक्नोलॉजी वाले स्टेज पर पहुंचाया है। इसके बाद भूगोल में क्या हुआ, द्वैतवाद शुरू हो गया, डिबेट्स शुरू हो गई कि भूगोल को एक विषय के रूप में नियम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, उसको एक उपागम, मतलब उसका उपागम क्रमबद्ध या प्रादेशिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उपागम का मतलब है अप्रोचेज जिसके द्वारा हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। तो इन सब का जो इवैल्यूएशन हुआ, जो कंक्लूजन निकला, उससे क्या पता चलता है कि भूगोल में द्वैतवाद बेशक आया है, लेकिन प्रकृति और मनुष्य के बीच द्वैतता कभी नहीं हो सकती। दोनों पर्यावरण के तत्व हैं और दोनों को हम एक साथ देखना चाहते हैं, दोनों को एक साथ देखा जाता है, दोनों को समग्रता के साथ देखा जाता है, यानी होलिस्टिक रूप में देखा जाता है। देखिए, मानवीय और भौतिक दोनों परिघटनाओं का वर्णन कैसे किया जाता है। मानव शरीर की रचना विज्ञान के प्रतीकों के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख। पृथ्वी का कोई रूप नहीं होता, रूप तो मनुष्य का होता है। तूफान की आंख, तूफान की कोई आंख थोड़ी ना होती है, वो तो मनुष्य की होती है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया है, मानव शरीर की रचना विज्ञान के प्रतीकों का सहारा लिया है। अब हम मानव भूगोल की प्रकृति यानी नेचर को पढ़ेंगे। नेचर, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। जैसे हमारे गांव हैं, शहर हैं, रेल मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, उद्योग हैं, खेत हैं, पत्तन है और डेली यूज में हम जितनी सारी चीजें यूज कर सकते हैं वो सारी किसने बनाई हैं, वो सारी मनुष्य ने बनाई हैं। समझने के बाद ही मनुष्य ने अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली स्टेज थी, जो आरंभिक अवस्था थी, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत कम थी क्योंकि मनुष्य आदिम स्टेज पर था। और जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसमें क्या है, इसमें प्रकृति को सर्वोत्तम माना गया है कि सब कुछ प्रकृति है, मनुष्य कुछ नहीं है, प्रकृति के सामने मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, ये किसने दिया था, ये कार्ल और हम्बोल्ट ने दिया था। मतलब मनुष्य को प्रकृति के आदेशों का पालन करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, ना वो प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता। इसमें मनुष्य को इनएक्टिव माना है और नेचर को एक्टिव माना है। मनुष्य ने अपने प्राकृतिक बलों को समझना शुरू किया और अर्थ पर आज जो कुछ है वो सब मनुष्य की देन है। इस प्रकार जो प्रकृति है उसका धीरे धीरे क्या होता गया, मानवीकरण होता गया। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने संभववाद पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। इसमें मनुष्य भी एक्टिव है और नेचर भी एक्टिव है। और ये जो संभववाद है ये किसने दिया था, ये ब्रुंच, डिमांजिया और विडाल डेला ब्लाश ने दिया था। हमारा स्टॉप एंड गो पॉजिटिविज्म, मतलब रुको और जाओ निश्चयवाद। ये पॉजिटिविज्म और पॉसिबिलिज्म मतलब इन दोनों के बीच में आता है। ना तो ये पूरी तरह से इसको सपोर्ट करता है, ना पूरी तरह से इसको सपोर्ट करता है। और ये किसने दिया था, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो कुछ भी करना हो प्रकृति की हद में रहकर करना है। अगर हम प्रकृति के रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, ना तो वो अगली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज बचेंगे और हमारी प्रकृति में आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो रहे हैं और जो ओजोन परत है वो डैमेज होती जा रही है। तो इस तरह से इसमें क्या बताया है कि सब कुछ हमें इतने रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो हमारी प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे। अब हम भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सामाजिक भूगोल के अंदर क्या क्या आता है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये सारे क्या हैं, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। मतलब सामाजिक भूगोल के अंडर में क्या क्या आता है, ये सारा सामाजिक भूगोल के अंडर में आता है। बाद आता है हमारा नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में नगरों की बनावट आदि के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या है, निर्वाचन भूगोल है और सैन्य भूगोल है। उसके बाद जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या में हमारी जनसंख्या के बारे में बताया गया है। आवास भूगोल,
बस्तियों की बनावट, नगरों की बसावट के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में जैसे संसाधन भूगोल आ गए, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये सारा हमारा क्या है, ये सारा है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।